स्वागत है आपका MAI के यूट्यूब चैनल पे। देखो, इसमें हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुगति के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूलर बेसिस होते हैं, जिनके अंदर कैसे क्या हमारे एक जाति से, एक संतति से अगली संतति में कैरेक्टर कैसे जाते हैं, उनकी इकाई क्या है। ठीक है, तो ये देखो, ये चैप्टर कौन सा है? पहले तो ये चैप्टर है 12th NCERT का 6वां चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसमें नॉर्मल देखेंगे क्या? हम इसमें देखेंगे कि DNA होता है, आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। DNA, RNA कैसे अगली संतति में, DNA कैसे अगली संतति में जाता है और अपने वंशानुगति लक्षणों को लेके चलता है। ठीक है, उसके लिए देखेंगे। अब तो इसमें मेन देखो, न्यूक्लिक एसिड और बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वंशानुगति। ठीक, अब हम वंशानुगति पे आए, उससे पहले ये देखें कि वंशानुगति करवा कौन रहा है, इनकी सबसे छोटी इकाई क्या है। तो उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे छोटी इकाई होती है न्यूक्लिक एसिड। क्या? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या काम करता है और कैसे कैसे हमारे शरीर के अंदर मिलकर कैसे DNA का निर्माण करता है और कैसे फिर एक संतति से दूसरी संतति में लक्षणों को लेके चलता है। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये किन किन चैप्टरों से रिलेट करेगा, किन किन से करेगा? सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी आपने, उससे करेगा। ठीक है, दूसरा जनरल नॉलेज होता है बायोमोलिक्यूल्स का, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? सैकेराइड्स, प्रोटीन, लिपिड, एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। उनका जनरल नॉलेज, जैसे देखे माल्टोज पढ़ते हैं, ठीक है, सुक्रोज पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? ग्लूकोज, गलेक्टोज। इन सभी को मिला के क्या होता है, क्या बनता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें जानना है कि DNA होता क्या है, किससे बनता है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है और कैसे ये हमारे शरीर में काम करता है। ठीक है, देखो अभी इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले न्यूक्लिक एसिड। अब बोले तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, कैसे बनता है, ये सब हमने देखना है किसमें? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। ठीक है, उससे पहले न्यूक्लिक एसिड, अब यहाँ देखें तो ये क्या है? DNA जो बनता है उसकी सबसे छोटी इकाई यही है। इसी से मिलके क्या करेगा? DNA बनेगा। ठीक है, तो भाई अब ये देखें कि सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड बना ही कैसे और ये अस्तित्व में कैसे आया। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इसको खोजा और कैसे ये हम इसको जाने कैसे। देखो, पहले आते हैं फ्रेडरिक मेस्चर। ये आए 1869 में, 1869 में। इसका मतलब हो गया कि 1869 से इस न्यूक्लिक एसिड, जो तुम DNA पढ़ते हो, ठीक है, 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, DNA होता है, RNA होता है, कैसे अगली संतति में जाता है, लक्षणों को लेके जाता है, वो सब कैसे होता है। तो इसकी स्टार्ट हुई सारी महाभारत 1869 से। किसने लाया सबसे पहले? फ्रेडरिक मेस्चर ने। अब इन्होंने क्या किया? एक मवाद कोशिका ली। क्या? एक मवाद कोशिका, उस पर उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया। किस कोशिका पर किया? मवाद कोशिका पे। अब मवाद कोशिका में इन्होंने क्या देखा? मवाद कोशिका के बीच में क्या होता है? ये कोशिका है, तो कोशिका के साइड में तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य होगा। और इसको पूरी कोशिका को कंट्रोल कौन कर रहा है? केंद्रक। तो फ्रेडरिक मेस्चर ने क्या देखा
कि कोशिका के केंद्र में कोई एक ऐसा अम्लीय पदार्थ है जो केंद्रक में पाया जा रहा है और पूरे कोशिका को कंट्रोल कर रहा है कि इसको क्या काम करना है, ठीक है, और आगे चल के ये किसी कोशिका से जुड़ के उत्तक बनना है, अंग बनना है, वो सारा ये कंट्रोल कर रहा है कौन? केंद्रक, ठीक है। तो अब ये बनता क्या है, यहाँ से मेन बात क्या है कि फ्रेडरिक मेस्चर 1869 में आए, उन्होंने मवाद कोशिका पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में इन्होंने देखा कि ये कोई केंद्रक में पाए जाने वाला एसिडिक पदार्थ है, ठीक है। अब केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इन्होंने नाम देने की सोची कि नाम दे। अब तो नाम क्या दे, किस बेस पे नाम दे? तो इसने सोचा सीधा कि केंद्रक में पाया जा रहा है, ठीक है, तो इसको वो दे देते हैं न्यूक्लियस से न्यूक्लियाई नाम दे दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लियाई नाम दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले जब 1869 में, आज तो हमें पता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, उस टाइम पे पता नहीं था न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, क्या काम करता है। आज उस टाइम पर उन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियाई नाम दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे अध्ययन हुआ, बढ़ते गए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने खोज की कि न्यूक्लिक एसिड जो जुड़ जुड़ के क्या बनाता है, आगे डीएनए बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? डीएनए बनाता है। देखो अब हम देखते हैं डीएनए आ गया न्यूक्लिक एसिड समझ में। कहाँ से इसकी सारी जो भी थी हिस्ट्री, इतिहास देखें इसका, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1869 से। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक आए? फ्रेडरिक मेस्चर आए, मवाद कोशिका में अध्ययन किया, ठीक है। कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसलिए इसको पहला नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियाई नाम दे दिया। किसने दिया? फ्रेडरिक मेस्चर ने दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम डीएनए, साथ के साथ लिखते चलो, और कहीं समझ में नहीं आए और डाउट में डाल दो कमेंट बॉक्स में, कल उसको ले लेंगे, ठीक है। अब देखो डीएनए, अब डीएनए होता क्या है? पढ़ते आ रहे हो, डीएनए बोलते क्या आता है दिमाग में? फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या पढ़ना है। अब डीएनए था, डीएनए के अंदर क्या पढ़ना है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए कैसा है? तो देखो जनरल देखते हैं, इन जनरल हम तो डीएनए होता है 4 टाइप का। अब ये 4 टाइप किस बेसिस पे होता है? 4 टाइप इस बेसिस पे होता है कि ये कैसे जुड़ता है। देखो एक आपने पढ़ा होगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, अगर सीधी रेखा में पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, ठीक है। दूसरा, अगर ये गोल हो तब क्या बोलेंगे इसको? सिंगल स्टैंडर्ड, क्या बोलेंगे? बोलो, सर्कुलर डीएनए, ओके। अब देखो अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड, 2 सिंगल स्टैंडर्ड मिलकर अगर पेयर में आ जाए तब इसको क्या बोलेंगे? बोलो, डबल स्टैंडर्ड। फिर क्या बोलेंगे? लीनियर है तो लीनियर, डबल स्टैंडर्ड, लीनियर डीएनए, ठीक है। अब देखो 2 हो गए। अब ये जैसे पेयर में आ सकता है यहाँ, ठीक है, वैसे ये भी पेयर में आ सकता है। तो ये देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो ये पेयर में आता है तब कैसा बनता है, यहाँ देख लो, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके अंदर तो क्या होता है, इन सिंगल स्टैंडर्ड वाले जो सर्कुलर डीएनए होते हैं, लीनियर डीएनए है, इनमें तो हम क्या देखेंगे? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे, ठीक है, जुड़ जुड़ के एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे, ठीक है, जो एक सीधी रेखा में जुड़ जाए। जैसे आपने पढ़े हैं क्या? नाइट्रोजनी क्षार, इनको बोलेंगे एक एक न्यूक्लियोटाइड ATGC। अगर ये एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तब तो ये सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब इसके अंदर सर्कुलर है और इसके अंदर ये 2 लीनियर मिलके पेयर में आ गए। किस में आ गए?
पेयर में, ठीक है, ये पेयर में आ गए। और यहाँ पे भी क्या है तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो किस में है, पेयर में, ठीक है, बट संरचना में कैसे हैं, सर्कुलर। ये होते हैं मेजरली तुम्हारे 4 प्रकार के डीएनए। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये देख लो, लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और देख लो, डीएनए की न्यूक्लिक एसिड कैसा बताया अभी, न्यूक्लियस में पाया जाता है और कैसा होता है नेचर में, एसिडिक। तो ये हमेशा याद रखना, डीएनए जो होता है जो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है नीट के अंदर, देख लो लिख लो। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी में 4 जीव है, ह्यूमन, अल्फा, बैक्टीरियोफेज, फाई 174 और एक कौन सा, एक दे रखा है हमें इकोलाई। इनके अंदर कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं। तो एक चीज़ तो तुम्हें पता ही होगी कि कोई 2n के अंदर न्यूक्लियोटाइड होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर 2n में जितने हैं, कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अगर 2n गुणिता वाली कोई कोशिका के अंदर, मान लो जैसे ह्यूमन की 2n के अंदर कितना होता है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर, ये मेन है। लास्ट में याद रखना है कि बेस पेयर बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये मानव की कोई 2n सेल कोशिका है, उसके अंदर कितने हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। देखो अब ये देखें कि मानव की कोशिका में तो ये है, पर मैं बोलूँ n, अब n के लिए मानव की कौन सी कोशिका होगी, जैसे ले लो जर्मिनल सेल कोई भी, स्पर्म ले लो, स्पर्म क्या होती है गुणिता में n होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो जाएंगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। आधे हो गए, ये तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 2n के अंदर जितनी नॉर्मल कोशिका में उतने होते हैं और n के अंदर आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो हम वो 4 देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं और कंफ्यूज करते हैं कि कौन से के अंदर किस प्रकार का डीएनए होता है। देखो पहला देखो फाई 174। अब देखो फाई 174 में एक तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, और एक इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ बेस पेयर इसके अंदर कितने होते हैं। देखो इसके अंदर होता है सर्कुलर, कैसा, सर्कुलर डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है, आ रहा है समझ, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब इसके अंदर बेस पेयर कितने होंगे, अब ये डाटा तुम्हें पता तो होता है हर बार, बट जब 4 ऑप्शन आते हैं ना तो 3 तो कट जाते हैं, 2 तो कट जाते हैं और 2 आसपास होते हैं सिमिलर, जैसे 5 3 8 9 8 7 9 3 4 3, कुछ भी करके इसके अंदर हमें क्या करता है, कंफ्यूज करता है। तो देखो एक छोटी सी एक ट्रिक है, अगर याद हो जाए तो 53 याद रखना है, ठीक है। अब इसके अगला इनको जोड़ के लिखना है, ठीक है, ये आ गया, इसके बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। 86 ये याद रखो तो रख सकते हो, बाकी दिक्कत नहीं होती, याद रट भी सकते हो तुम इनको, ठीक है। देखो अब दूसरी कोशिका कौन सी दे रखी है एनसीईआरटी में, दूसरी दे रखी है अल्फा फेज, अल्फा बैक्टीरियोफेज, सॉरी, क्या दे रखा है, अल्फा बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, ऐसा नहीं होता डीएनए, ठीक है, ऐसा होता है पूरा। इसके अंदर किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, अब तुम्हें संरचना देख के बता ही सकते हो, क्या डबल स्टैंडर्ड लाइन में है तो क्या बोलेंगे, लीनियर डीएनए, ठीक है। अब इसके अंदर
नंबर ऑफ बेस पेयर कितने पाए जाते हैं ये बताओ। देखो कितने होते हैं 48502 कितने होते हैं 48,502 बेस पेयर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा कौन सा है इकोलाई। और इकोलाई का तुम याद ही रख लेना, इतना याद रख लेना कि इकोलाई का तो मतलब जीप पे हो, कोई भी पूछे कभी भी, क्योंकि ये दो तो क्या होगा इसी चैप्टर के अंदर अप्लाई होंगे कि यहाँ ही क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से भी ध्यान रखना 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये जेट में भी बनते हैं, नीट में भी बनते हैं। ठीक है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, और मैं तो बोलता हूँ 6 क्वेश्चन के आसपास ये बना लेता है। कितनी और चैप्टरों जैसे सेल वायो में अपना रोल दे देता है ये, तो 3 से 4 तो ये मानो कि ये चैप्टर खुद देगा क्वेश्चन। तो यहाँ इन दो का तो क्या होगा, इसी चैप्टर के अंदर बेस पेयर पूछ सकता है तुम्हें, और डीएनए के बारे में पूछ सकता है कि कैसा डीएनए होता है। बट इकोलाई क्या है, इकोलाई एक वो है जिसके अंदर साइंस ने मतलब मैक्सिमम अध्ययन ही इसी पे किया है, मैक्सिमम अध्ययन इकोलाई पे किया है। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरियोफेज है। क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब इसमें डीएनए किस प्रकार का पाया जाता है, देखो इकोलाई का उतना याद कर लो जितना ह्यूमन का याद रखते हो, उतना ही याद होना चाहिए। अब संरचना देख के तुम्हें पता चली गया होगा कौन सी है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, कितनी कौन सा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। अब इसके अंदर कितने बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, सोचो, पढ़ा तो है ना आज से पहले, 12th में पढ़ा होगा। 4.6 × 10⁶। ठीक है, कितनी 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। ठीक है, इसके अलावा देखो ह्यूमन के अंदर अगर हम देखें, किसके अंदर, ह्यूमन के अगर 2n में देखें जितने होंगे, और अगर n में पूछ ले ह्यूमन में तो उसके आधे हो जाएंगे। देखो ह्यूमन में डीएनए किस प्रकार का पाया जाता है, पहले तो ये बताओ तुम, ह्यूमन में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। किस प्रकार का, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। अब ये तुम्हें बताने की जरूरत मेरे को लगता नहीं कि होगी, क्योंकि तुमने बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, कितनी होती है 2n के अंदर और n के अंदर, पहले क्वेश्चन को ढंग से देख लेना कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, बेस पेयर्स। ठीक है, और सॉरी यहाँ ये ध्यान रखना, ये बेस पेयर्स में नहीं होगा, ये किस में होगा, सिंगल स्टैंडर्ड है ना, तो बेसिस में होगा। ठीक है, या बोलेंगे इसको न्यूक्लियोटाइड्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो ये सारा पढ़ लिया हमने। मानव में एक चीज हमेशा याद रखना, 2n में देख रहे हैं हम, 2n कोशिका के अंदर ये आ रहा है। एक चीज देखो कि 2n कोशिका में ये आ रहा है। ठीक है, तो मानव में क्या होता है, जब कोई भी कोशिका 2n कोशिका को हाफ करते हैं, जैसे कोई गुणिता n कोशिका वाली, n गुणिता वाली कोई कोशिका है, तो उसको हम या ये भी बोल सकते हैं कि n गुणिता वाली कोशिका के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर कितने होंगे। दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि कोई कोशिका, उसके जीनोम के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है। अब जीनोम का मतलब तुम्हें समझना बहुत जरूरी है, एक बार ये लिख लो, फिर देखते हैं जीनोम क्या होता है। नोट कर लो इसको। ठीक है, कर लिया नोट। अब हम बात कर रहे हैं मानव के अंदर जीनोम। जीनोम होता क्या है, एक तरीके से वो देखना है। जीनोम होता है कि मानव की जो 2n कोशिका थी, अगर उसके अंदर गुणिता n ही रह जाए, या बोले कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो 2n कोशिका में थे उसके हाफ, बोले तो कितने 3.3 × 10⁶ बेस पेयर्स। ये किस में पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने के दो तरीके होंगे इस तरीके से। ये बेस पेयर कैसे पूछ सकते हैं, देखो एक तो पूछ ले कोई n कोशिका है उसके अंदर पूछ ले, या पूछ ले मानव की कोशिका के जीनोम में, किसमें, मानव की कोशिका के जीनोम में नंबर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड बेस पे बताओ। ठीक है, अगर ये पूछता है ऐसे, दोनों का आंसर यही होगा, या तो एन सेल में पूछ ले, एन गुणिता वाली कोई कोशिका में पूछ ले, या फिर जीनोम में पूछ ले। तो इससे समझ में क्या आया कि जीनोम का मतलब क्या होता है कि कोई एन गुणिता वाली कोशिका है, या 2n के अंदर भी अगर पूछ ले तो वो क्या है, उसकी गुणिता जीनोम का मतलब एन गुणिता है। ठीक है, ये होता है जीनोम। अब देखो, अब जैसे एक चीज़ देखते हैं, ह्यूमन की स्किन है, क्या स्किन सेल, ये गुणिता कितनी होती है इसकी बताओ, 2n। तो इसके अंदर मैं तुम्हें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछता हूँ, तो तुम बताओ क्या बताओगे। 2n के अंदर क्या देखा अभी हमने, 6.6 × 10⁹ नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आगे जैसे हम देखते हैं किसके अंदर, अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स निकालें, ये तो क्या है बेस पेयर्स में पाए जाते हैं। बेस पेयर का मतलब समझ में आ रहा है, ये डीएनए के 2 स्टैंड अलग किए, ये एडेनिन वाला है, ये थाइमिन, ये गुआनिन, ये साइटोसिन, ऐसे बेस पेयर में पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये बेस पेयर ही जो होते हैं, क्या ये बेस पेयर मिलके ये बना रहे हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपस में जो जोड़ रहे हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मिलके 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे हैं। बट अगर हमें इसके अंदर बेस पेयर्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछ ले कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, तब हम क्या करेंगे बताओ। एक के अंदर अगर एक के लिए देख रहे हैं तो ये है पूरे के लिए, पर अब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अब हम पेयर ज्ञात करने हैं, तो पेयर कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.6 × 10⁹ ये क्या आ जाएंगे हमारे पास बेसेस बोले तो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसको तुम हल भी कर सकते हो, कितने आ जाएंगे 13.2 × 10⁹ बेसिस, या क्या बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एकदम तुम्हें याद होना चाहिए किसके अंदर कितने प्रकार के डीएनए हैं, अब वो डीएनए किन किन के अंदर जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है उनमें से कौन से में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है और इसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद में हम डीएनए की संरचना देखेंगे। उससे पहले क्या चीज़ देखते हैं, ये देखते हैं कि जो डीएनए होता है, मानव डीएनए की लंबाई कितनी होती है 2.2। ठीक है, अब 2.2 होती तो है, हमें भी पता है, बट ये जो लंबाई है ये बनाता कौन है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन भाग लेता है जो इसकी लंबाई को निर्धारित करता है। ठीक है, वो चीज़ देखते हैं। अगर देखो, अगर लीनियर है, लीनियर कोई डीएनए है और ये क्या है सिंगल स्टैंडर्ड है, इस एस का मतलब सिंगल होगा, इसका मतलब होगा स्टैंड। ठीक है, सिंगल अकेला, स्टैंड एक ही स्टैंड है, और लीनियर सीधा है, और क्या है डीएनए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ATGCAT, इस तरह से क्या होते हैं एक ही श्रृंखला में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं एक ही श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो इसकी लंबाई तो कौन डिसाइड कर रहा है, किस पर निर्भर है, किस पर निर्भर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उस पर निर्भर कर रहे हैं। अब देखो, मैंने बोला स्पर्म, क्या बोला स्पर्म। ठीक है, अब मैं स्पर्म में तुम्हें पूछ रहा हूं न्यूक्लियोटाइड्स बताओ मुझे, क्या न्यूक्लियोटाइड्स, तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे, स्पर्म क्या है, क्या है एन है कोशिका, एन कोशिका है, इतना तो याद है ना। जर्मिनल कोशिका कोई भी होती है जो करेक्टर आगे लेके जाती है वो एन ही होगी। ठीक है, ये मेल के अंदर है, फीमेल में ओवा। ठीक है, तो स्पर्म एन कोशिका है, मैंने इसमें पूछा है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मुझे पता है बहुत सौ ने बताया होगा कि सर 3.3 × 10⁹। ठीक है, यही बताया होगा, बट ये जिसने बताया उसका गलत है।
कैसे गलत है देखते हैं। मैंने बोला अगर न्यूक्लियोटाइड्स, मैं न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा हूँ, मैं बेस पेयर्स नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। बेस पेयर पूछता तो फिर तुम्हारा ये सही था, बट न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा हूँ। अब न्यूक्लियोटाइड्स के लिए अभी हमने यहाँ क्या किया था, 2n के अंदर देखा था, 6.6 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाई 2 किया था डबल स्टैंडर्ड के लिए। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, सिंगल के लिए n कोशिका है, ये क्या थी 2n थी, 2 से मल्टीप्लाई किया था, ये इसकी n गुणिता थी, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए 2 के लिए गुना गया। अब ये बताओ n के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, पहले तो ये बताओ। तो बेस पेयर तो यही होगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, न्यूक्लियोटाइड्स पूछे तो क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लो कि न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है या बेस पेयर पूछ रहा है, ठीक है। अब आगे आओ, इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁹ इसको क्या बोलेंगे, या तो बोल देंगे इतने बेसिस हैं, बेसिस ही होते हैं ना ये, या क्या बोलेंगे न्यूक्लियो, इतने न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, स्पर्म की n कोशिका के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इतने हैं और बेस पेयर कितने हैं, ओनली इतने हैं। तो इतना ध्यान रख लो, न्यूक्लियोटाइड्स निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन यहाँ गलत करवा देता है और तुम्हें पहला ऑप्शन ही ना यही मिलेगा, पहला ऑप्शन ही यही मिलेगा 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और तुम्हें ये दिखते ही स्पर्म में n दिखते ही इसको क्लिक करोगे। तो पहले देख लो कि न्यूक्लियोटाइड्स पूछ रहा है या बेस पेयर पूछ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना कैसी होती है, ठीक है। अब ये देखो डीएनए की संरचना, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं, अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आज इतना ही, अगले लेक्चर में देखते हैं, चलो ठीक है।